गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका सीए विजार्ड में। आज बेटा हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है, किस तरीके से इकोनॉमिक्स के टूल्स बिजनेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, राइट। माइक्रो एंड मैक्रो के हम लोग इसके अंदर डिफरेंसेस पढ़ेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो ज़्यादा यूज़ होती है या मैक्रो ज़्यादा यूज़ होती है, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग सोशलिज्म, कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, लाइक फॉर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज वगैरह जो आप लोग 11th में पढ़कर आए हैं, राइट। चलिए हम थोड़ा सा पहले बिजनेस के बारे में समझते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। मैं बोल सकती हूँ बिजनेस माइनिंग का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, बिजनेस कोई भी हो सकता है। मैं बोल सकती हूँ एग्रीकल्चर का हो सकता है। ठीक है बेटा, बिजनेस तो कोई भी हो सकता है। हम माइनिंग का बिजनेस कर ले, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर ले, कोई चीज को, कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, राइट। एग्रीकल्चर अपन कोई एग्रीकल्चर में अगर कोई बिजनेस कर रहा है, क्रॉप्स वगैरह उगा रहा है तो उसका एग्रीकल्चर का बिजनेस। तो हम बिजनेस कोई भी ले सकते हैं कि ये सारे ही टाइप के क्या है हमारे, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ये सारे क्या है, हम इसके अंदर कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, राइट। अब मेन बात यह है कि ये बिजनेस लोग करते ही क्यों हैं, इस बिजनेस को करने का मोटिव क्या होता है, राइट। टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रोड्यूस goods and services for consumption, right। और बिजनेसेस काय के लिए होते हैं, और क्या क्या मोटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट के लिए भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर बिजनेस की, तो एग्रीकल्चर में बिजनेस लोग क्यों करते हैं, जिससे कि वो गुड्स एंड जो आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो ग्रो करें एंड फाइनली उसको मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन या किसी भी टाइप का बिजनेस हो गया, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, यानी कि या तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ पीपल, राइट। अब दूसरी बात कि अगर बच्चों आप लोग भी बिजनेस करेंगे, या फिर मैं बोलूं कि कोई भी, आजकल आप लोगों को भी पता है कि ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी ओपन हो रहे हैं, राइट। कोई भी अगर अपना शोरूम खोल रहा है, कोई भी अपना एक न्यू स्टार्टअप लेकर आ रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बिजनेसमैन का, एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया है, सिर्फ बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है। एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है। मैं बोलती हूँ माइनिंग का बिजनेस हो, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, एग्रीकल्चर का बिजनेस हो, राइट। ये बिजनेस क्यों किए जाते हैं, कोई भी बिजनेस हो क्यों किया जाता है,
इसका पर्पस क्या होता है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ द पीपल, राइट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया जाता है, राइट। और इन सब के पीछे मेन मोटिव क्या होता है, एक बिजनेस रन करने के पीछे या फिर एक बिजनेस को ऑपरेट करने के पीछे, मैं बोल सकती हूँ कि एक बिजनेसमैन का बिजनेस ऑपरेट करने के पीछे मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। और हम बिजनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां मैं लिखती हूं बिजनेस के अंदर या फिर मैं बोलूं किसी भी टाइप के बिजनेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स को कुछ, एक सेकेंड बेटा, ये हम मिटा देते हैं बिजनेस। हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज समझा रही थी कि कोई भी बिजनेस के अंदर हम कुछ सेट ऑफ इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इनपुट साइड, इनपुट और आउटपुट की जब मैंने बात करी, हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कपड़े का काम चालू करा, राइट, रिटेल में, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, पहले मैं लेबर खरीदूंगी, राइट, उससे भी पहले मैं पहले जगह लूँगी, लेबर खरीदूंगी, रॉ मटेरियल लेकर आऊँगी, मशीन्स इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर आऊँगी, मैं लेबर लगाऊंगी, राइट। उसके बाद ये तो हो गए मेरे इनपुट। इनपुट लगाने के बाद मैं फाइनली क्या उससे बनाऊंगी, आउटपुट, यानी कि मैं फाइनली उससे शर्ट्स बनाऊंगी, टी शर्ट्स बनाऊंगी, राइट। कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर बेटा क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ इनपुट्स को क्या आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। अगर मैं इनपुट साइड में लूँ तो इनपुट साइड में मैं बोल सकती हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस ऑपरेट या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई जगह चाहिए, यानी कि हमें लैंड चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेट ऑफ इनपुट्स के अंदर सबसे पहला आएगा लैंड। उसके बाद अरे भाई जगह तो हमने खरीद ली, ठीक है, हमने कोई ना कोई रेंट पे लैंड ले लिया। अब लैंड लेने के बाद अरे उसके ऊपर हमें कुछ एम्प्लॉयज तो रखने पड़ेंगे काम करने के लिए, काम कौन करेगा, तो फिर हमें लेबर की जरूरत है। तो लैंड प्लस लेबर। अच्छा, हमको जगह भी मिल गई, ठीक है, काम करने वाले लेबर भी मिल गए। अब इसके बाद क्या होगा, पैसा। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी तो लगाना पड़ेगा हमें किसी ना किसी बिजनेस में, तो पैसा भी हम इनपुट साइड में रखेंगे, राइट। तो लैंड, लेबर, इसके बाद हम लगाएंगे उस पे कैपिटल, राइट। अब हमने इनपुट साइड में पहले क्या लगाया, हमें लैंड चाहिए तो हमने लैंड पे इन्वेस्ट किया। उसके बाद लैंड खरीद ली तो हमने फिर लेबर खरीदी कि भाई लेबर काम करने वाली चाहिए। फिर उसके बाद हमने पैसा लगाया कि भाई हमें पैसा भी तो लगाना है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लास्ट में जो भी बिजनेसमैन है उसकी एंटरप्रेन्योरल स्किल, यानी कि एंटरप्रेन्योर की स्किल्स, तो यानी कि इनपुट साइड में हम एंटरप्रेन्योर को भी लेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे सेट ऑफ इनपुट्स। ये सब कुछ यूज करके, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारे क्या हो गए बेटा, इनपुट साइड हो गए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें कुछ उसमें इनपुट्स लगाने पड़ते हैं, और इनपुट साइड के अंदर क्या आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट को, या फिर मैं बोल सकती हूँ इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोल सकती हूँ मैं इसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को कंबाइन करके, यानी कि इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके हम लोग एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इससे क्या जनरेट होता है हमारे पास, आउटपुट। आउटपुट में हम लोग या तो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो बेटा मोटी मोटी कहानी हो गई कि बिजनेस होता क्या है,
ठीक है, बिजनेस के अंदर इनपुट साइड में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आउटपुट में हम लोग क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। बिजनेस कोई भी हो सकता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। कुछ बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ बिजनेसेस इसलिए ओपन होते हैं कि वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएँ जो डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ पीपल, लोगों के डायरेक्ट कंजम्पशन में काम आए। ठीक है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, कोई भी बिजनेस होगा, हम ऐसे तो खोल नहीं लेंगे चलो यार आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसा बिजनेस खोलूं जिसमें मैं फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज बांटूं, ऐसा तो कोई बिजनेस होता नहीं है। ठीक है, तो बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के पीछे, कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ये अपनी मोटी मोटी कहानी हो गई कि बिजनेस होता क्या है, राइट। चलिए अब हम आपके जो आईसीएआई के जो कि आपके मॉड्यूल के अंदर डेफिनेशन लिखी है बिजनेस की, आइए अब हम वो पढ़ते हैं। चलिए क्या लिखा है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर या तो प्रोडक्शन हो रहा हो, कंजम्पशन हो रहा हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, राइट। It is an economic activity and the purpose of an economic activity such as production, consumption, distribution is to create surplus or profit. मैंने अभी यही चीज समझाई थी कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने के पीछे मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि पैसा अर्न करना हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों की क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्यों करते हैं, टू सेल इन द मार्केट, राइट। उससे क्या आएगा, पैसा, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। हम कोई भी चीज मार्केट में जाके खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या देते हैं, पैसा। जहां पे भी बेटा देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहां पे भी आपका मनी इन्वॉल्व होता है, राइट। बिना मनी इन्वॉल्व हुए हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज किस चीज के लिए बनाता है, तो टू डिस्ट्रीब्यूट इन द मार्केट, राइट। सो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और मैं बोल सकती हूँ बिजनेस भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये फाइनली किस चीज के लिए होता है, टू अर्न प्रॉफिट, राइट। देखिए अब आपके आगे लिखा है, जो ये चीज मैं पिछले स्लाइड में आपको समझा चुकी हूँ, वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ। These business represents activity transforming a set of input into a set of output which is the essence of economic activity. कोई भी economic activity या फिर मैं बोल दूँ कोई भी business का मेन जो होता है काम, मैं जिसको बोलती हूँ वो होता है कि कुछ सेट ऑफ इनपुट्स, यानी कि इनपुट मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको यूज करके इसको कन्वर्ट करना अ सेट ऑफ आउटपुट में जो फाइनली मार्केट में जाके बिक सके, जिससे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट। अच्छा, यहां मैंने लिखा है इनपुट साइड, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था, एन इकोनॉमिस्ट कंसिडर्ड इनपुट एज, इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से इनपुट में क्या क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ मैन, मटेरियल, मशीन्स एटसेट्रा। और आउटपुट साइड हम लोग ये देखो, मैं आपको फिर समझाती हूँ। इनपुट साइड में क्या आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। और आउटपुट साइड में क्या आएगा, आउटपुट साइड में आएगा गुड्स एंड सर्विसेज।
यानी कि हम अ सेट ऑफ इनपुट्स को यूज करके क्या बनाते हैं, आउटपुट। द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू कन्वर्ट, और हम बोल सकते हैं इज टू यूज वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट टू कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे मैं बेटा आपको एक चीज समझाती हूँ कि हमने यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी। इसको अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसको और क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? क्या बोल सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं अगर बोलूं कि लैंड को क्या मिलता है, रेंट, मतलब हमने अगर कोई भी जगह खरीदी जहां पे हमें अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, तो उस जगह को खरीदने के लिए या फिर उस जगह के बदले हमें क्या देना पड़ेगा, उस पे रेंट देना पड़ेगा। तो लैंड पे हम क्या देते हैं, रेंट। लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस, या फिर मैं बोल सकती हूं सैलरी। कैपिटल पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। अब मैंने आपको ये बोला कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, ये जो इनपुट्स हैं इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पर इनको जो पेमेंट मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट्स, राइट? ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, इसलिए हम इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन इनको जब हम पेमेंट अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने कोई जगह खरीदी तो उसके बदले मैं क्या दूंगी, रेंट दूंगी। लेबर अगर मैंने लगाया तो उसके बदले में उसको क्या दूंगी, वेजेस दूंगी। कैपिटल अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो उसके बदले मुझे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट? एंटरप्रेन्योर अगर मैं ओनर हूँ, मैंने कोई बिजनेस ऑपरेट किया है, तो सबको सैलरी देने के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के बाद, लैंड पे रेंट देने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो एंटरप्रेन्योर का क्या होगा, राइट? वो अमाउंट क्या होगा, वो होगा प्रॉफिट। यानी कि जब जितना पैसा, जितना रेवेन्यू हमारे पास आया सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के बाद, सबसे पहले उसमें से हम क्या करेंगे, फैक्टर पेमेंट करेंगे। यानी कि फैक्टर्स जो हमने यूज करें प्रोडक्शन में उनको हम पहले पे करेंगे। जैसे लैंड पे अपन रेंट पे करेंगे, लेबर को हम वेजेस और सैलरी पे करेंगे, कैपिटल पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये सब पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो ये बेटा बात याद रखने वाली है। ऑल्दो इस चैप्टर के अंदर ये चीज काम नहीं आएगी, लेकिन आपके प्रोडक्शन और कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर ये चीज काम आएगी, इसलिए मैंने अभी ही ये कॉन्सेप्ट से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट? अगर जब मैं बात करूं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको जो पेमेंट होती है उनको हम बोलेंगे फैक्टर पेमेंट, राइट? चलिए देखिए, हमने बिजनेस का मतलब समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है? बिजनेस के अंदर इनपुट साइड में क्या होता है, एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है, राइट? ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब इकोनॉमिक्स बिजनेस के अंदर किस तरीके से यूज होती है हम ये पढ़ेंगे, राइट? कोई भी बिजनेस में, या मैं बोलूं कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, राइट? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, राइट? या तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाए, क्या करे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाए, या वो बोले कि नहीं यार मैं इन्वेस्टमेंट कम लगाऊंगा,
मैं इस अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट में लेके जाऊंगा, राइट? या वो मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च करे, या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्च करे, यानी कि रॉ मटेरियल अच्छा यूज़ करे। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। या तो कोई यूनिक चीज़ बनाए जो अभी तक मार्केट के अंदर हो नहीं, या तो जो उसका कॉम्पिटिटर बना रहा है सेम वही चीज़ बनाए। बहुत सारे ऑप्शन है। एक बिजनेस मैन के पास एक बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है? अब इन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या कौन से बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स उसके पास अवेलेबल हैं कि वो उनको यूज करके, ठीक है, या फिर बेस्ट स्ट्रैटेजी को यूज करके वो अपना प्रोडक्शन करे जिससे कि उसको अल्टीमेटली क्या हो, प्रॉफिट हो। एक बिजनेसमैन वो चीजें कैसे डिसाइड करता है? बाय by taking help of economics concept, राइट? जैसे कि ये आपके ICAI के मॉड्यूल में लाइन लिखी हुई है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंटरप्राइज, सारे ही इकोनॉमिक एंटरप्राइज या फिर सारे ही बिजनेसेस में क्या होता है, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि प्रोडक्शन हमें कैसे करना है, हमें किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंसेस कहाँ से लाने हैं, बैंक से लेकर आए या फिर फैमिली मेम्बर से ले, राइट? हर डिसीजन को लेने से पहले कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये क्या हो गया, एक बिजनेस को रन करने से पहले बहुत सारे हमारे दिमाग में ऑप्शन होते हैं। ऑनलाइन जाएं, ऑफलाइन जाएं, पैसा किससे ले, बैंक से पैसा ले, फ्रेंड से पैसा ले, या फिर हम लोग अपने बिजनेस को किस सेक्टर में लेके जाएं, उस बिजनेस के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बिजनेसमैन के मन में आते हैं किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, राइट? तो ये सारे ऑप्शंस में हम बेस्ट ऑप्शन कैसे निकलते हैं, हम लोग किस तरीके से बेस्ट चॉइस निकालते हैं कि नहीं, हम लोग, एक होता है ना बिजनेस मॉडल, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, एक बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है बच्चों। बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम कुछ डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एटसेट्रा, राइट? हमारे पास चॉइसेस, हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, पर हम उसके अंदर से हमें कैसे पता लगेगा कि बेस्ट चॉइस या फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा है कि हम इन ऑप्शंस को यूज करें या हम ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएं जो हमें बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट दे पाए। इन सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करने के लिए, या मैं बोलूँ कि इन सारे ऑप्शंस को हर बेसिस पे चेक करने के लिए इकोनॉमिक्स के टूल्स काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बिजनेस है, मैं आप लोगों के ICAI मॉड्यूल के अंदर ये एग्जांपल ले रखा है कि एक बिजनेसमैन जो कि टी का बिजनेस कर रहा था, राइट? किसका बिजनेस कर रहा था? चाय पत्ती का बिजनेस कर रहा था। उसने ये सोचा कि यार मार्केट के अंदर आजकल ग्रीन टी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है, लोग आजकल अपनी हेल्थ पे ज़्यादा वर्क करने लग गए हैं, वो लोग अपना कैफीन
टी का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा लैक्टोस इंटॉलरेंट हो रहे हैं, वो दूध वाली चाय पीना अवॉइड कर रहे हैं, ग्रीन टी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उस बिजनेसमैन ने सोचा कि यार अभी तक तो मैं चाय पत्ती बना रहा हूँ, क्यों ना मैं ग्रीन टी के मार्केट में भी उतरूँ। ठीक है, उसने अभी तक सिर्फ सोचा, उसने अभी ये नहीं कि उसने वो ग्रीन टी के मार्केट में उतर गया, उसने अभी सिर्फ सोचा, ठीक है, कि अब मेरा ये बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, इसी बिजनेस के अंदर मैं अपना ग्रीन टी का बिजनेस भी ले आता हूँ और ग्रीन टी के बिजनेस को भी मैं लॉन्च करता हूँ। ये अभी तक उसने सोचा। अब ये ग्रीन टी के बिजनेस को चालू करने से पहले बिजनेसमैन अपने मार्केटिंग हेड को जाके ये बोलेगा कि फाइंड आउट वेदर it is profitable for us to enter in the green tea market or not, right? दूसरी चीज वो अपने मार्केटिंग हेड को बोलेगा कि फाइंड आउट हाउ मैनी competitors are there in the market of green tea, राइट? और वो अपने मार्केटिंग हेड को और क्या चीज पता करने को बोलेगा कि डिमांड पता करो, कि डिमांड कितनी है, कि लोग डिमांड कर भी रहे कि नहीं कर रहे। तो बिजनेसमैन अपने मार्केटिंग हेड को क्या बोलेगा, पहले जाओ पता करो कि क्या प्रॉफिटेबल है इस मार्केट के अंदर उतरना, राइट? क्या हम अगर ग्रीन टी के मार्केट के अंदर जाएंगे तो क्या ये बिजनेस हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, पहले मार्केट सर्वे करो, राइट? दूसरी चीज वो अपने मार्केटिंग हेड को क्या बोलेगा कि पहले पता करो कि ऑलरेडी मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। अरे ऐसे ही तो अपन कोई अपना ब्रांड लॉन्च नहीं कर देंगे या प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर देंगे। अपन प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये देखेंगे, अरे हम मार्केट में उतर रहे हैं, उससे पहले मार्केट में ऑलरेडी कितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट? तो ये चीजें वो अपने मार्केटिंग हेड को बोलेगा। तीसरी, भाई पता करो कि लोग डिमांड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में ही दिख रहा है, डिमांड है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये बहुत सारे ऑप्शंस हो गए बिजनेसमैन के पास, ये बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट, राइट? एक नया बिजनेस या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आते हैं। क्या हम पहले मार्केटिंग पे ध्यान लगाएं, क्या इसकी डिमांड है कि नहीं आई, क्या हम सबसे पहले कॉम्पिटिटर क्या बेच रहा है पहले वो पता करें, या फिर हम अपना नया प्रोडक्ट सीधे सीधे लॉन्च कर दें। क्या हो गया, एक बिजनेसमैन के दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या न्यू प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लॉन्च करने से पहले, ठीक है? इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इन ये क्वेश्चंस उसके दिमाग में सॉल्व कैसे होंगे? ये सॉल्व होंगे थ्रू evaluation using evaluation of options। अरे अरे तो पूरा ही मिट गया। सॉल्व होंगे थ्रू evaluation of options using economic analysis, राइट? इकोनॉमिक्स एनालिसिस, या फिर मैं बोलूँ कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही एक बिजनेसमैन अपने बहुत सारे ऑप्शन, या मैं बोलूँ किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है, वो सब कैसे सॉल्व होती है?
by analyzing the situation using economic concept, और मैं बोल सकती हूँ कि इकोनॉमिक एनालिसिस करना। कि अब इकोनॉमिक एनालिसिस की मैंने बात करी तो क्या आ गया, सबसे पहले टर्म आएगी हमारे पास, मार्केटिंग हेड क्या करेगा, मार्केट में जाके डिमांड पता करेगा, राइट कि ग्रीन टी की डिमांड मार्केट में है कि नहीं है। अब डिमांड पता करना यानी कि इकोनॉमिक्स तो काम में आ गई, इकोनॉमिक्स के अंदर तो डिमांड आती है, राइट। दूसरी चीज कि कॉम्पिटिटर्स कितने मार्केट के अंदर, सब्स्टिट्यूट गुड्स कितने अवेलेबल हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि जिन बच्चों को नहीं पता, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी रिप्लेस विद ईच अदर, यानी कि अगर मार्केट में ऑलरेडी लिप्टन ग्रीन टी बिक रही है या फिर मैं बोल दूं कि तुलसी ग्रीन टी बिक रही है, तो ये सारे जो ऑलरेडी ग्रीन टी अलग अलग ब्रांड्स की बिक रही है वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। अगर ये बिजनेसमैन अगर अपनी न्यू ग्रीन टी लॉन्च करता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो गए, जो ऑलरेडी मार्केट में जो ग्रीन टी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो वो अपने मार्केटिंग हेड को ये भी बोलेगा कि पता करो कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में कितने अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारी चीजें की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो बोलेगा कि पता करो, अपने मार्केटिंग हेड को बोलेगा कि और लोग यानी कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, वो अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा रख लें और बाकी सबने कम रखा हो, तो उनका तो घाटा हो जाएगा, राइट। तो जब मैं बात करती हूँ डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स काम में आती है। या फिर मैं बोल सकती हूं कि कोई भी बिजनेस, विदाउट इकोनॉमिक्स और विदाउट यूजिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स काम कर ही नहीं सकता। एक बिजनेस को काम करने के लिए या फिर एक बिजनेसमैन को बिजनेस ऑपरेट करने के लिए इकोनॉमिक एनालिसिस करना या फिर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है, राइट। इसलिए हम लोग सीए फाउंडेशन के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ना सिर्फ हम बिजनेस पढ़ते हैं, ना सिर्फ हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये दोनों के दोनों साथ में रन करते हैं बच्चों। अब आपको समझ में आया कि बिजनेस क्या होता है, देन किस तरीके से इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बिजनेस में यूज होते हैं, लाइक डिमांड फॉरकास्टिंग, या मैं बोल सकती हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिटर्स, कंपटीशन कितना है मार्केट में, एक गुड का सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। और बिजनेसमैन सोचेगा यार मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके जा रहा हूँ, तो उस जैसे जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ठीक है, उनकी प्राइस कितनी है, ये सारी चीज़ें पता करना किसी बिजनेस को चालू करने से पहले। ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो गई या फिर कॉम्पिटिटर्स की नॉलेज हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स की नॉलेज हो गई, डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब डिमांड के बारे में पता करना कि हम अगर मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं तो उसकी क्या मार्केट के अंदर डिमांड है या नहीं है। इन सारे टर्म्स के बारे में पता करना या इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना, ये हमें क्या चीज़ बताती है कि बिजनेस बिना इकोनॉमिक्स के रन नहीं करती, ये दोनों के दोनों साथ में रन करते हैं। इकोनॉमिक्स के बिना बिजनेस काम नहीं करता, बिजनेस रन हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए
इसलिए हम लोग यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अभी तक हमने बिजनेस पढ़ा, बिजनेस क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स बिजनेस के अंदर यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में, राइट। चलिए, काफ़ी चीज़ें बच्चे ऐसे होंगी जो आप 11th-12th में पढ़ी होगी या कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ी होगी या याद नहीं होगी। आज हम थोड़ा अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स, सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स टर्म कहाँ से आई है। आप लोगों ने 11th में इकोनॉमिक माइक्रो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, 12th में इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो पढ़ी होगी, बट किसी ने सोचा कि इकोनॉमिक्स ये टर्म कहाँ से आई है। मैम हमने तो डिमांड, सप्लाई, मार्केट, कंपटीशन, नेशनल इनकम, मीन मून मीडियन सब पढ़ के आए हैं, बट किसी ने कभी बैठ के सोचा कि ये टर्म, ये वर्ड, ये इकोनॉमिक, ये जो टर्म है ये कहाँ से आई होगी। बच्चों ये टर्म आप लोगों की आई है एक ग्रीक वर्ड से। कहाँ से? एक ग्रीक वर्ड से आई है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है आपका? ओएकोनोमिया। ये बच्चों एक ग्रीक वर्ड था जहाँ से इकोनॉमिक्स टर्म ओरिजिनेट हुई। क्या हुई? ओरिजिनेट हुई। अच्छा, ओएकोनोमिया का इंग्लिश वर्जन में मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है आपके आईसीआई मॉड्यूल में, ये लाइन लिखी हुई है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक टर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ऑप्शंस में जाएगा अरेबिक वर्ड, इंग्लिश वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक होगा। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि इकोनॉमिक टर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, बताओ कौन से ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ। तो उसमें बहुत सारे नाम होंगे, तो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओएकोनोमिया। ओएकोनोमिया का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता होगा अभी तक कि नहीं, कि इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है कौन। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा योगदान, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी सबसे पहले कौन लेकर आए थे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ is the father of economics, and in 1776 he wrote the book by the name Wealth of Nation। बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। ये जो भी मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्म होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही जो कि आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के बाहर है या फिर आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं दे रखा। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा वो हैं जो आईसीआई मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। जब आप बुक खोलेंगे तब आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो वहाँ पे लिखी हुई है,
राइट। हम लोग वापस से पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, जो टर्म है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई। कौन सा ग्रीक वर्ड? ओइकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ओइकोनॉमिक्स का इंग्लिश मीनिंग होता है हाउस होल्ड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1776, ये डेट भी आप लोगों को याद रखनी है, एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर अपना पहला वर्क, यानी कि अपनी पहला जो उनका काम था, जो उनकी पहली बुक थी, वो उन्होंने पब्लिश करी थी, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, या मैं जिसको बोल सकती हूँ एन इंक्वायरी इनटू द नेशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब ये अगर मैं बोलूँ कि शॉर्ट में, तो शॉर्ट में बुक का नाम ये था, राइट। इस पे आप लोगों के बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, देखिए बेटा, यहाँ पे ये सारी जो लाइंस हैं, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल्स में लिखी हुई हैं। ये अब मैंने आपको लास्ट स्लाइड में जो भी चीज़ें समझाई थी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन लाइन से वापस से समझाती हूँ, ठीक है। द टर्म इकोनॉमिक्स ओन्स इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड, यही चीज़ मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बच्चों समझाई थी, ठीक है। द टर्म इकोनॉमिक्स ओन्स इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्मिथ्स मोस्ट नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि एडम स्मिथ का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था, या मैं बोलूँ बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो क्या था? उनकी 1776 की बुक, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं, राइट। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में। इकोनॉमिक सिनेरियो के बारे में कि इकोनॉमिक सिनेरियो होता क्या है, राइट। So we have fundamentally two economic scenario. We have fundamentally two economic सिनेरियो। कौन कौन से फंडामेंटल टू इकोनॉमिक सिनेरियो है? पहला है ह्यूमन wants are unlimited, and second one are the means to satisfy these unlimited wants are scarce. चलिए, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, अब इसको हम बढ़िया अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसे आप लोग 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ के आए हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, उसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ कर आए हैं, लेकिन आज हम वापस से पढ़ते हैं और एक अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। चलिए, ठीक है। इकोनॉमिक सिनेरियो, हमारे
पास दो फंडामेंटली दो इकोनॉमिक सिनेरियो होते हैं, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर, या मैं बात किसी भी टाइप की इकोनॉमी, चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो, हर टाइप की इकोनॉमी के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ दो टाइप के इकोनॉमिक सिनेरियो होते हैं। कौन से? पहली चीज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि लोगों की जो वांट्स है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, अगर हम इंडिया का एग्जांपल ले, या फिर हम यूएस का एग्जांपल ले, या चाइना का एग्जांपल ले, हम किसी भी इकोनॉमी का एग्जांपल ले ले, हर इकोनॉमी के अंदर ह्यूमन लोगों की जो वांट्स होती हैं वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती हैं, राइट। और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं, यानी कि कम होते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, इंडिया का जब बजट बनता है तो आप ये बताइए, क्या इक्वल बजट हर डिपार्टमेंट को मिलता है? नहीं मिलता। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलूँ, या फिर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई भी एजुकेशन कमीशन बोल लूँ, या मैं फिनेंस कमीशन, मतलब हर कमीशन को सेम बजट एलोकेट होता है? या अगर मैं बात करूँ स्टेट्स की, तो क्या हर स्टेट को इक्वली पैसा सरकार देती है? नहीं देती, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जब बजट आता है सरकार के पास, सबसे पहले उस बजट में से किसको एलोकेशन, वो बजट सबसे पहले कहाँ एलोकेट होता है? डिफेंस में, मिलिट्री में एलोकेशन होता है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और सबसे पहले मिलता है। क्योंकि हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज, यानी कि हमारा बजट क्या है? लिमिटेड होता है, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इक्वली तो हर डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते, इक्वली तो हम हर स्टेट को नहीं बांट सकते। जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है, या सबसे पहले जिस पे खर्च करना ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट होता है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। क्यों? अगर अपनी इंडियन टेरिटरी, यानी कि अपन इंडियन की जो बाउंड्रीज पे ही अगर सुरक्षा नहीं रहेगी, तो फिर अंदर नेशन के अंदर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? तो सबसे पहले सरकार सुरक्षा पे खर्चा करती कि भाई हम लोग सबसे पहले सुरक्षित तो रहें, इसलिए मिलिट्री या डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे बजट, सरकार का बजट क्या होता है? लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं है। अब सरकार सबकी वांट्स तो सेटिस्फाई कर नहीं सकती। अगर मैं बोलूँ कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसकी भी वांट्स को फुलफिल कर दे, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसकी भी वांट्स को फुलफिल कर दे, हर वर्ग का लोग, जो भी इकोनॉमी में हर वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर रहते हैं, गरीब रहते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स रहते हैं, सबकी वांट्स को सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल है किसी भी इकोनॉमी के लिए, राइट। तो दो इकोनॉमिक सिनेरियो क्या होते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और इस अनलिमिटेड वांट्स के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केर्स है, यानी कि कम है। इस चीज को अपन एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। आओ इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। कौन से फंडामेंटल टू इकोनॉमिक सिनेरियो थे? फर्स्ट, human wants are unlimited and the means to satisfy these unlimited wants are scarce, राइट। ये दो फंडामेंटल इकोनॉमिक सिनेरियो थे। इसको अपन एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ कुछ भी पढ़ा रही हूँ वो आउट ऑफ सिलेबस है, या आपके आईसीआई मॉड्यूल के बाहर है, या आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है। यहाँ हम जो भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स, टर्म्स, लाइंस, वो सब के सब आपके आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इसीलिए ही मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो कोई भी एग्जाम्पल भी अगर मैं दे रही हूँ तो वो भी आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, हम वो भी साथ साथ समझेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी
मम्मी ने आपको 1000 रुपीज दिए ऑन योर बर्थडे, राइट? 1000 रुपये आपको दिए। अब 1000 में क्या आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो लड़कियों की इच्छाएं क्या होती है कि मैम हमें तो ड्रेस खरीदनी है, हमें मेकअप खरीदना है, हमें हमारी फ्रेंड्स के साथ मूवी जानी है, राइट? कि हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे फुटवेयर्स लेने हैं, हमें बैग्स लेने हैं। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो बोलेंगे मैम हमें तो गेड़ी मारना है, हमें तो है ना पार्टी करनी है, हमें कुछ अच्छे अच्छे कोई गेम खरीदने, मतलब वट एवर, ठीक है? हर किसी की अपनी अपनी वांट्स होती हैं, सबकी वांट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है? तो आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपये दिए। अब मैं अगर बोलूँ कि आप लोगों के पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कि आप पार्टी कर ले, ऑप्शन 2 है कि आप कुछ नॉवेल्स बाय कर ले, जो कि आप करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बच्चों को नॉवेल्स कहाँ पसंद आएगी? हमें तो किताबें ही पसंद नहीं है, तो नॉवेल्स कहाँ से आएंगी? लेकिन स्टिल कुछ बच्चों को नॉवेल्स, जैसे मुझे नॉवेल्स पढ़ना बेटा पसंद है, तो मैं तो कभी अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे घर से मिलते थे बचपन में, तो मैं तो नॉवेल्स खरीदती थी। तो मैंने एक ऑप्शन 2 भी ले लिया कि चलो क्या पता कि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हों कि जिनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद हो, बट घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा नॉवेल्स नहीं पढ़नी, तुम अपने कोर्स के अपने सिलेबस की किताबें पढ़ो, नॉवेल्स का क्या है। तो वो उन बच्चों को अगर कहीं से कोई रिश्तेदार पैसे दे के जाता हो तो वो सोचता नहीं नहीं इस बार तो मैं नॉवेल खरीदूंगी अपने मनपसंद की, ठीक है? लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होती है। ऑप्शन 3 टू बाय ड्रेस, ऑप्शन 4 टू वॉच मूवी, ठीक है? आपकी मम्मी ने क्या दिया आपको? 1000 रुपये दिए। अब यहाँ पे ऑप्शन 5 नहीं आ रहा, अपने पास जगह कम है, तो मैंने 4 ही ऑप्शन लिए हैं। ऑप्शन 1 है कि आप 1000 रुपये में पार्टी करके आ जाएं, बढ़िया। ऑप्शन 2 है कि आप लोग नॉवेल्स खरीद ले 1000 रुपये की, बट कुछ बच्चे नहीं खरीदेंगे, ठीक है? ऑप्शन 3 कि यार ड्रेस ले लेते हैं या फिर शूज ले लेते हैं। ऑप्शन 4 कि यार 1000 रुपये में हम तो अच्छी सी एक मूवी देखकर आएंगे, थिएटर के अंदर हम खाना वाना भी खाएंगे, ठीक है? तो इससे क्या पता लग रहा है कि इससे बच्चों क्या पता लग रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज ही हो गए। आपकी मम्मी ने जो आपको 1000 रुपये दिए वो क्या हो गए? आप लोगों के लिए तो आपके रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि 1000 रुपये से मम्मी ज्यादा नहीं देंगी, 1000 रुपये ही आपको मिलेंगे। तो रिसोर्सेज तो क्या हो गए बेटा? आपके लिमिटेड हो गए, ठीक है? और यहाँ पे वांट्स आपकी क्या हो गई? अनलिमिटेड। वांट्स क्या हो गई आप लोगों की? अनलिमिटेड हो गई, ठीक है? अब लिमिटेड रिसोर्सेज से ही आप अनलिमिटेड वांट्स को, सारी वांट्स तो फुलफिल नहीं हो सकती कि आप पार्टी भी कर लो, नॉवल भी खरीद लो, ड्रेस और शूज भी खरीद लो, मूवी भी चले जाओ, सारी वांट्स तो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो 2 फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ जनरेट हो गई। क्या? कि रिसोर्सेज क्या है आपके पास? लिमिटेड है, और आपकी जो वांट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है? तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? आप कोशिश करोगे या फिर आप चॉइस करोगे। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी आपके पास, या फिर एक और टर्म आ जाएगी चॉइस की, ठीक है? कि आप चॉइस करोगे कि 1000 रुपये में मैं 500 की ड्रेस खरीद लूँगा या खरीद लूँगी, और 500 रुपये में कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी सीट पे बैठ के मूवी नहीं देखूंगी, बट ठीक है मैं एक नॉर्मल सी मूवी देख लूँगी, या मैं घर पे मूवी चला के कुछ खा पी लूँगी। मतलब इस तरीके से मैं मैनेज कर लूँगी कि मेरे कम से कम इन 4 में से 2 ऑप्शन, यानी कि 2 इच्छाएं तो पूरी हों, 2 वांट्स तो मेरी फुलफिल हो, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे चॉइस करेंगे। क्यों यहाँ पे चॉइस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी क्या है? वांट्स अनलिमिटेड हैं, राइट?
यहाँ पे हमें चॉइस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी वॉन्ट्स क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, यानी कि हमारे पास 1000 रुपये ही हैं, इसलिए हमें यहाँ पे चॉइस करनी पड़ रही है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करना पड़ रहा है। यहाँ मैं बोल सकती हूँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस occurs when there is scarce resources। जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं तब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी कि अगर हमारे पास जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम हमारी सारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, बट हम अपने कम रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट पॉसिबल वे में जितनी भी वांट्स को फुलफिल कर पाए हम उसकी कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बेटा इकोनॉमी के अंदर, किसी भी टाइप की इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि लोगों की वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं बट रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो अपन लिमिटेड रिसोर्सेज में किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी गवर्नमेंट लिमिटेड बजट के अंदर सबकी वांट्स फुलफिल नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन सरकार क्या करती है, चॉइस करती है या फिर प्रायोरिटाइज करती है कि अच्छा इस सेक्टर के अंदर सबसे पहले पैसा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफेंस के अंदर पैसा लगाया जाएगा, उसके बाद अच्छा एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चलो एजुकेशन मिनिस्ट्री को हम इतना पैसा दे देते हैं। अगर स्टेट एलोकेशन, फंड एलोकेशन की बात है अलग अलग स्टेट्स में, अच्छा राजस्थान सरकार के पास अभी पैसा कम है तो चलो इसको इतना पैसा दे दिया। अब कोई स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाना है तो वहाँ पे एजुकेशन से थोड़ा पैसा बचा के चलो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पूरी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेस्ट हो जाए, एजुकेशन पॉलिसीज भी बेस्ट हो जाए, गरीब तबके के लोगों को फ्री में सब कुछ अनाज वगैरह भी मिलने लग जाए, सब कुछ बेस्ट हो, तो सब कुछ बेस्ट किसी भी इकोनॉमी के अंदर नहीं होता। ठीक है, आप डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी उस इकोनॉमी के अंदर भी ये प्रॉब्लम जनरेट होती है कि लोगों की वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्केर्स होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज कम होते हैं। राइट, तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। जब वांट्स अनलिमिटेड होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें चॉइस करना होता है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब आती है, जब देयर आर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। राइट, चलिए ये वाली चीज़ आपको समझ में आई। देखिए बेटा, ये जो एग्जाम्पल है आप अपनी जब बुक खोलेंगे ये एग्जाम्पल आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी एज इट इज़ यही चीज़ समझा रखी है। राइट,
सॉरी मेरा माइक ऑफ था। आप लोगों को जो 2-4 मिनट मैंने अभी बोला वो आप लोगों को सुनाई नहीं दिया था। मैंने ये बोला था बेटा कि 2 फंडामेंटल इकोनॉमिक सिनेरियोज हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। इसके बाद हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी, किन्होंने दी, और उन्होंने किन इकोनॉमिस्ट ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और उन्होंने डेफिनेशन देते हुए क्या बोला, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। और मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पिक्चर, ये पिक्चर you know I used this picture to explain the concept of business economics to you guys, क्योंकि देखिए पिक्चर्स या फन तरीके से हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड आपका रिटेंशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के जो रिटेंशन, जो आपको आपके दिमाग में चीज़ें याद बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। जॉयल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी एंड he said, he defined business economics in terms of using economic analysis to formulate business policies or we can say business decision। इन्होंने business economics को कैसे define किया था कि business policies या business decisions को बनाने के लिए जो भी उसके अंदर economic analysis का use होता है, ठीक है, उससे उन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि लास्ट टू लास्ट स्लाइड में कि हम कोई भी बिजनेस रन करते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कितने वो कॉम्पिटिटर्स उसी प्रोडक्ट के कितने सब्सटीट्यूट्स बेच रहे हैं, वो सब्सटीट्यूट्स किस प्राइस पे बेच रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो गई, ये क्या हो गई, बिजनेस डिसीजन, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम मार्केट फोरकास्ट कर रहे हैं, राइट। तो इन डिसीजंस या इन ऑप्शंस को जब हम एनालाइज करते हैं तो किसके कौन उस एनालाइज उन ऑप्शंस को एनालाइज करने के पीछे हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड, मार्केट प्राइसिंग, और टू फाइंड हाउ मेनी सब्स्टिट्यूट गुड्स आर देयर। इसी तरीके से जॉयल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस टू evaluate business decisions, राइट। जॉयल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस या फिर मैं बोलूँ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके किस तरीके से एक बिजनेसमैन बिजनेस डिसीजंस ले पाता है, राइट। और ये वाली डेफिनेशन, इस तरीके से डेफिनेशन किसने दी थी बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जॉयल डीन ने दी थी। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, राइट। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, यहाँ मैंने लिख रखी है एज इट इज, आपकी बुक के अंदर भी लिखी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली एक कंपोनेंट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होती है, देखिए आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स की बच्चों बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या होती है कि अपार्ट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव econometrics, right, mathematical economics, development economics,
राइट। हमारे पास इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है, इकोनोमेट्रिक्स होती है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स होती है। ये क्या है? ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। ये इकोनॉमिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स की तरह काम करती हैं। अगर मैं वैसे बेटा इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ कुछ आपको चीज़ें बताती हूँ जिससे कि आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स को समझ पाएँ। ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हम कुछ मॉडल्स पढ़ते हैं। ठीक है। इंडिया में कोई भी पॉलिसी फॉर्म होती है, कोई भी कैसी भी मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी जब फॉर्म होती है उससे पहले क्या होता है? एक इकोनॉमिक रिसर्च कंडक्ट करी जाती है। पहले इकोनॉमी के अंदर पता किया जाता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले कि लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करी जाती है और उसमें कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं किसके थ्रू? इकोनोमेट्रिक्स के टूल्स यूज़ करके, राइट। अगर मैं बोलूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो आप थियोरेटिकल माइक्रो मैक्रो पढ़ते हैं, उसको जब हम मैथ्स के कंसेप्ट्स यूज़ करके पढ़ते हैं तो वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो जाती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी एक इकोनॉमिक्स का ही डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी से कम है, या हम पढ़ते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में कुछ चीज़ें कैसे बेटर है इंडियन इकोनॉमी से, राइट। वाई इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमी, इन सब के बारे में रिसर्च करना और उसके बाद पॉलिसी फ्रेम करना, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर होती है। इसलिए यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस economics is essentially a component of applied economics। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, ठीक है, या फिर परफेक्ट कंपटीशन। हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं पढ़ते। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए इकोनॉमिक्स के जो भी टूल्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, या फिर मैं बोलूँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक्चुअली अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको टी का एग्जांपल दिया था कि बिजनेसमैन को अगर ग्रीन टी के बिजनेस में उतरना है तो उससे पहले वो क्या करेगा? मार्केट फोरकास्ट करेगा, अपने मार्केटिंग हेड को बोलेगा कि जाओ पता करो कि डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ठीक है, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ऐसे में हमने क्या किया? हमने एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करा और उसके बाद बिजनेस में डिसीजंस लिए। इसीलिए हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये बच्चों याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इट इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय कॉरपोरेशंस। यही चीज़ मैंने भी आपको समझाई थी, मैंने एग्जाम्पल्स के अंदर बेटा ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझा दी थी कि इट इज़ अ फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स की फील्ड है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज कैसे हैं, फाइनेंसिंग इश्यूज कैसे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पता करते हैं कि अगर ये बिजनेस मैं कहीं स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर अगर कोई मैं इंडस्ट्री कहीं पे डाल रहा हूँ तो वहाँ पे आसपास कौन रहता है, हम पोल्यूशन कितना एमिट कर सकते हैं। किसी भी कोई भी बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री डालने से पहले या अपना प्लांट डालने से पहले क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखेगा कि जहाँ मैं फैक्ट्री डाल रहा हूँ वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज कैसे हैं, मतलब लोगों को कंप्लेन तो नहीं है, मैं तो मेरी फैक्ट्री तो पोल्यूशन भी क्रिएट करेगी। और दूसरी चीज़, वो प्लांट डालने से पहले कि यार पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से पैसा लूँ या फिर मैं किसी फैमिली मेम्बर से पैसा लूँ, ठीक है। और मार्केट रिलेटेड क्वेरीज करेगा कि भाई जो मैं प्रोडक्ट इस फैक्ट्री में बनाने वाला हूँ वो उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कितने हैं। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो हम इन टोटल ये बोल सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स
ये सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट रिलेटेड इंक्वायरी या इस सब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने एक छोटी सी पिक्चर डाल रखी है जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होंगी बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में देखते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग विजन। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बिजनेसमैन का मार्केटिंग विजन कैसा है, यानी कि अगर वो किसी मार्केट में उतर रहा है तो किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, क्या उसका विजन है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के पीछे, राइट। मनी ग्रोथ, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये चीज़ भी देखता है कि भाई अब कोई बिजनेसमैन बोलेगा यार ये मैं प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ, क्या उसमें पैसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उस चीज़ के बारे में पता करना। ठीक है। मार्केटिंग, मार्केट एनालिटिक्स। मार्केट एनालिटिक्स मीन्स किसी मार्केट में जाने से पहले उस मार्केट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता करना कि इस प्रोडक्ट के मार्केट के अंदर कितना डेड स्टॉक क्रिएट हो सकता है, क्या इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं कि बिके नहीं, अगर ये नहीं बिकेगा तो क्या ये सेल में बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट ही मेरा खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मार्केट एनालिटिक्स के बारे में आएंगी। ग्रोइंग बिजनेस, क्या मैं जो बिजनेस स्टैब्लिश करने वाला हूँ क्या वो ग्रोइंग बिजनेस है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले 2-3 सालों में मैं अगर कोई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ग्रीन टी का अगर बिजनेस में लेकर आ रही हूँ कि आने वाले 2-3 साल में सपोज कोई रोज टी आ गई या कोई टी आ गई, उसने ग्रीन टी के बिजनेस को बंद कर दिया, तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि क्या वो बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा। ठीक है। मार्केटिंग आइडिया, सेम वही चीज़, मार्केटिंग विजन एंड मार्केटिंग आइडियाज दे बोथ, दोनों ही चीज़ें सेम हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं, एक स्ट्रैटेजाइज प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उसके टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे, इसके बारे में प्लानिंग करना। बजट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम बजट अकाउंटिंग तो करते ही हैं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बजट बनाएंगे, हम अकाउंट बनाएंगे कि अच्छा मुझे वेजेस कितनी देनी है, सैलरीज अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी देनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगाना है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही बजट बनाना और उसके बारे में चीज़ें पहले से ही क्लियर रखना। फंड्स प्रोटेक्शन, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर सपोज मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं अपने फंड्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखूँगी, इसके अंदर भी इकोनॉमिक्स यूज़ हो रही है। मतलब मैंने अपना बिजनेस तो डालना ही है, लेकिन मेरे पास जो पैसा आएगा उसको मैं कहाँ कैसे प्रोटेक्ट करके रखूँगी, ऐसे थोड़ा ना कैश जेब में लेके घूमूंगी, नहीं, मैं उस पैसे को डिफरेंट या तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं बैंक्स में रख सकती हूँ, या फिर मैं उसी पैसे को शेयर मार्केट में रन कर सकती हूँ। अलग अलग, मतलब पूरा टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ मनी मैं एक जगह नहीं रखूँगी, मैं अलग अलग जगह पे उसको इन्वेस्ट करके रखूँगी, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स बिजनेस के अंदर काम आती है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली है। तो ये पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन है वो ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, राइट। एंड द सेकेंड चीज़, एक तो आपको ये याद रखना है, मैं पेन चेंज करके आपको यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ, एक तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, और दूसरी जॉयल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू इवेल्युएट बिजनेस डिसीजन। ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल बराबर याद रखनी है, दोनों पे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, राइट। चलिए बेटा, अब हम आगे पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, या मैं इसको बोल सकती हूँ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, और हम इसको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स,
फर्स्ट है, आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और इनके डिफरेंस के बारे में भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। बस वही चीज़ें हम लोग आज वापस से पढ़ेंगे, और इन दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक दो डिफरेंस ऐसे होंगे जो आप 11th में पढ़ के नहीं आए होंगे, वो भी आज हम लोग उसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर हम बात करें तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि हम इकोनॉमी के अंदर माइक्रो लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पूरी इकोनॉमी ऐसा होल के बारे में नहीं पढ़ते, इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट के अंदर कैसे बिहेव करता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, राइट। एक इंडिविजुअल की डिमांड किन फैक्टर से अफेक्ट करती है, यानी कि हम किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरी इकोनॉमी के कुछ पार्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तब वो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म्स मेक डिसीजन हैज टू हाउ efficiently allocate their scarce resources। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल फर्म या फिर एक हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट बनाता है, या फिर कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर किस तरीके से मिनिमम बजट या मिनिमम रिसोर्सेज से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मोटी मोटी चीज़ आपको क्या याद रखनी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, नॉट इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम नहीं पढ़ते। माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डील विद द इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करती है या फिर इंडिविजुअल फर्म की बात करती है, राइट। Here the focus is on the small number or groups of units rather than all the units combined। वही चीज़ मैंने आपको समझाई। It does not explain what is happening in the wider economic environment। यही चीज़ें जो लिखी हुई हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन, यही चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई है, राइट। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ नहीं है तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इनके हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक डिफरेंस है उस पे हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, मतलब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। अगर जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूरे इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, पूरी इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, राइट। इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी चल रही है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, राइट। इकोनॉमी में अभी मनी का फ्लो कितना चल रहा है, या फिर हम बात करें कि पूरी इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है। जब हम ये मेजर टर्म्स के बारे में बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, राइट। यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द
ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट। हियर वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमिक एग्रीगेट, जैसे कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट कितना है, पूरी इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन कितना है, पूरी इकोनॉमी के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, सेविंग कितनी है, राइट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। ये जो मेजर टर्म्स है, मेजर इकोनॉमिक फिनोमेना की अगर हम बात करें कि पूरी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है, जब हम इन सब के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम इकोनॉमी एज अ होल की पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमिक फिनोमेना की बात करते हैं, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के कितना कंजम्पशन है, पूरा इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो रहा है, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। It analyzes the overall economic environment in which the firm, government and household operate and make decisions. It focuses on aggregate changes in the economy such as unemployment, growth rate, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, right? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, यानी कि टोटल और एग्रीगेट डिमांड कितनी है या फिर एग्रीगेट कंजम्पशन कितना है, राइट। इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म्स, राइट, डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट, रेवेन्यू, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है। डिमांड, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन डिमांड पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो डिमांड हम किसी एक इंडिविजुअल कमोडिटी की पढ़ते हैं ना, इस तरीके से अपन लिखते हैं ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, डिमांड फॉर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्राइस। तो मतलब हम किसी एक कमोडिटी की डिमांड देख रहे हैं, ठीक है। हम एक डिमांड फॉर एक्स गुड देख रहे हैं कि डिमांड फॉर एक्स गुड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, मतलब यहाँ पे हम इंडिविजुअल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे अगर मैं बात कर दूं एग्रीगेट डिमांड की, राइट, अगर यही मैं बात कर लूं एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो एक पिक्चर भी बना रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब नेशन एज अ होल प्लस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा हमारा जीडीपी, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि हम इकोनॉमी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी कितनी है, पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, पूरी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स कितने हैं, इंपोर्ट्स कितने हैं, उनको हम पूरी इकोनॉमी, पूरी नेशन का अगर जब हम जीडीपी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है 11th-12th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, ठीक है। इनका एक बार अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे जिसपे आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहला पॉइंट है डेफिनेशन का।
It is that branch of economics which deals with the economic decision making of individual economic agents. जो मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप, और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी पढ़ाया था, वो चीज़ क्या थी, सेम ही थी, राइट. सेकेंड पॉइंट क्या है, इट टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ द होल इकोनॉमी. मैंने आपको बताया था पूरी इकोनॉमी के हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपन इकोनॉमी एज अ होल यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं. पूरी इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी में जीडीपी कितना है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कितनी चल रही है, हम पूरी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, राइट. या फिर मैं बात करूं कि कुछ कंपोनेंट्स, कुछ स्मॉल कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं. थर्ड पॉइंट है, इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट. यहाँ पे हम प्राइस डिसाइड करते हैं किसी एक प्रोडक्ट की. मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो डिमांड फॉर एक्स गुड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, मतलब हम सिर्फ एक गुड के बारे में बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन की मैं बात करूँ तो प्राइस कहाँ डिटरमाइन होता है, जहाँ पे डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, वहाँ पे हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन किसी एक प्रोडक्ट का करते हैं, मतलब किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात करेंगे, किसी एक प्रोडक्ट की हम प्राइस की बात करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, राइट. और when it comes to macroeconomics it deals with the general price level in any economy. किसी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए. देखिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आई गेस सबको पता होगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं. वो यही पॉइंट है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं. और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, किसकी, जनरल. जब भी जनरल प्राइस लेवल की बात हो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, राइट. थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फोर्थ इज इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है. लास्ट है, इट इज कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर. माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करती है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर का. प्रोड्यूसर की बात करूँ तो प्रोड्यूसर किस वे में काम करता है, प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक जो कोई भी एक प्रोड्यूसर होता है तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है उसके बारे में बात होती है. और अगर हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कंज्यूमर अपना क्या देखता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की, उसको किसी गुड से कितना ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बात नहीं करते, हम पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, कि पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट. चलिए बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का हमने डिफरेंस पढ़ लिया, हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली. अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स.
अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। इसमें से डायरेक्ट पॉइंट्स के अंदर क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए मेन इसके अंदर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ मैं आपको कराऊंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट पॉइंट्स का पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नोन एज साइंस एंड आर्ट, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस, हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस हम कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोल सकते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई भी ऑपरेशन होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, मतलब या कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। अगर मैं बोलूं, चलो पहले अपन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस में कोई भी, सपोज फॉर एग्जांपल लूँ मैं कि मेरा बिजनेस है चॉकलेट बिस्किट्स बनाने का, राइट। मैंने कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने टाइगर बिस्किट्स का प्रोडक्शन किया, एकदम से मार्केट के अंदर कोई नया बिस्किट का ब्रांड आया, फॉर एग्जांपल ओरियो, ठीक है ना। ओरियो ब्रांड एकदम से मार्केट के अंदर आया और मेरा जो बिस्किट का ब्रांड था टाइगर, उसका डिमांड एकदम से कम हो गया, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट का डिमांड एकदम से कम हुआ, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर मेरे गुड का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी एंटर हुआ, दैट इज ओरियो। ये एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि ओरियो की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, इस वजह से मेरी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो घट गई। इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, ठीक है। क्योंकि मेरे जो गुड मैं एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, या एज अ बिजनेस वुमेन, जो प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर बेच रही हूँ उसी का ही कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड क्या हो गई, मार्केट के अंदर बढ़ गई, और उसकी डिमांड के बढ़ने के वजह से मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेम चीज़ क्या हो रहा है, अच्छी क्वालिटी में बेच रहा है, हो सकता है प्राइस कम प्राइस में भी बेच रहा हो। अब यहाँ पे आप लोग ये वाली चीज़ मत लाना कि मैम सब्स्टिट्यूट गुड के केस में तो दो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वो वाली चीज़ यहाँ मत लाना। ये सिंपल मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको मैं ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिजनेस में अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, या फिर मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, मेरे बिजनेस की ग्रोथ कम हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है। ऐसे ही बिजनेस ऑपरेशंस वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस कंसीडर करते हैं। सेकंड है, it incorporates the element of macroeconomics. It incorporates the element of macroeconomics. वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली depends on
माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, लेकिन हम ये बोलते हैं कि इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। ठीक है, क्यों बोलते हैं, पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे लार्जली डिपेंड करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये हमारा एक बिजनेस यूनिट हो गई, ठीक है, ये हमारी एक कंपनी हो गई, ये कोई तो भी एक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो ये कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या क्या चीजें पता करेगी कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, इस प्रोडक्ट की हमें सप्लाई कितनी करनी है, इस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना करना है, ठीक है, हमें किस टाइप के मार्केट में इसको बेचना है। तो ये सारे जो मैंने वर्ड्स बोले, ये सारे मैंने कॉन्सेप्ट्स बोले, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूट गुड, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके अंदर आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक analysis, right? But it also incorporates the element of macroeconomics. अब macroeconomics के भी elements को ये include करता है, कैसे देखते हैं। अब ये जो कंपनी है बेटा, ठीक है, ये किसी ना किसी इकोनॉमी के अंदर रन कर रही है, राइट, वेदर इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कोई भी इकोनॉमी के अंदर तो ये कंपनी रन कर रही है। अच्छा, इस कंपनी को एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट तो करेंगे ही ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि टैक्सेशन कितना चल रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसीज कैसी रखी है इकोनॉमी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गए, आउटसाइड फैक्टर्स हो गए, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमिक में जो भी सरकार काम कर रही है वो कुछ ना कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज निकालती है, राइट, जो कि डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली एक कंपनी के डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है, एक कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। इसलिए हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी में तो हम टैक्सेशन पढ़ते ही हैं, राइट। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई, पहली चीज हमने पढ़ी थी टैक्सेशन, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, सपोज कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी कि कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ कंपनीज एक आईटी पार्क के अंदर ही इस्टेब्लिश हो सकती हैं। आप एक हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते। इस तरीके की पॉलिसीज़ निकाल देना कि बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं सरकार की जो इनडायरेक्टली कंपनी को अफेक्ट करती हैं। पॉलिसीज़ रिलेटेड टू परमिट्स, राइट, कि आपको सपोज अगर कोई फैक्ट्री खोलनी है तो आपको सरकार से परमिट लेना पड़ेगा कि क्या मैं इस एरिया में अपनी फैक्ट्री खोल सकता हूँ या नहीं खोल सकता। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन के जो भी बिजनेस डिसीजंस हैं या फिर बिजनेस ऑपरेशंस है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उन टैक्सेशन हो गया या फिर पॉलिसीज रिलेटेड टू परमिट्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसके पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसलिए हम बोलते हैं कि वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली डिपेंड्स ऑन microeconomics but it also incorporates the elements of macroeconomics।
याद रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है पेपर में, ये चीज एकदम याद रखना जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूं अभी, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली मतलब अगर मैं बड़े पैमाने पे देखूं तो वो डिपेंड करती है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर, लेकिन इट ऑल्सो बट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। लार्जली किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट, या मैं बोल सकती हूँ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स ज़्यादा लार्जली किस किस पे डिपेंड करती है, ऑप्शंस में आएगा माइक्रो, मैक्रो, इकोनोमेट्रिक्स से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आप किस पे बोलोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, राइट। अगर ऐसे आ जाए कि क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स यूज होते हैं या नहीं होते, तो आप टिक करेंगे कि होते हैं। मैंने ये मना नहीं करा कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूज नहीं होता, होता है, ठीक है, लेकिन लार्जली किस पे डिपेंड करती है, लार्जली किस बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दी, या जब आप लोग अपनी आईसीआई मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक दो लाइन के बीच में ये चीज़ें छुपी हुई होंगी, आपको दिखेंगी भी नहीं। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये चीज़ समझा दी है और एकदम आपके दिमाग में बच्चों ये फिट हो जाना चाहिए, राइट। जो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ, वहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, तो वहाँ आप लोग एकदम ध्यान से सुनना करिए और उस चीज़ को एकदम बराबर आप लोग नोट कर लिया करिए, राइट। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, फर्स्ट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सेकंड इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे business economics is also an art. Business economics is also an art, right? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो मतलब साइंस भी है और इसको हम आर्ट भी बोल सकते हैं। किस तरीके से बिजनेस में प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है, किस तरीके से एक मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर काम करता है, मैनेजमेंट, मैनेजरियल प्रोसीजर्स किस तरीके से काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये इतना यू you नो know, इसको इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम आर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
अच्छा, मेरा माइक ऑफ था बेटा। मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो तो आप को नहीं सुनाई दिया होगा, बट इट्स टोटली फाइन। मैं वापस से चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ तक हमने समझ लिए थे 5 पॉइंट, राइट। मैं बस आपको ये बता रही थी कि जो बुक की लैंग्वेज में हम बुक आपके जो आईसीआई मॉड्यूल में एग्जैक्टली ये 5 पॉइंट इसी तरीके से लिखे हुए हैं, राइट। तो उसको हम 1 बाय 1 समझ रहे थे। मेरा माइक ऑफ था तो आपके पास मेरी आवाज़ नहीं पहुंची होगी। मैं वापस से आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, साइंस शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंसेज सच एज स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। मैंने यहाँ ये बताया था कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर बेटा सिर्फ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता, देयर आर ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आप बिजनेस डिसीजंस कोई भी आप लेते हो तो आप स्टैट्स को यूज़ करते हैं ना, कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये सब क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स अपन कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस डिसीजंस के अंदर लेता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का यूज़ तो बिजनेस के अंदर होता ही है। इकोनोमेट्रिक्स मैंने बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स जब हम मैथ्स को, कोडिंग को और इकोनॉमिक्स को, तीनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट आता है। ये भी एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की। और इन तीनों ही ब्रांचेस के अंदर या इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को हम एज अ साइंस कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैं पिछली वाली स्लाइड में आपको समझा चुकी हूँ। वापस से आपकी बुक की लैंग्वेज में हम इसको रीड कर लेते हैं। अ बिजनेस यूनिट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मैंने आपको समझाया था, इन विच इट operates such as the general price level, income and employment level in the economy, government policies, respect of taxation, interest rate, exchange rate, right. Business economics also incorporates the element of macroeconomics. मैंने ये आपको एग्जाम्पल समझाया था। सपोज ये एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी तो अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स? टैक्सेशन कितना है अभी इकोनॉमी में, टैक्सेशन रेट कितनी है, इंटरेस्ट रेट अभी क्या चल रही है, राइट। और जनरल प्राइस लेवल क्या है अभी इकोनॉमी के अंदर। और ये सारे कंपोनेंट किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के, राइट। ये पॉइंट मैंने अच्छे से आपको लास्ट वाली स्लाइड में समझा दिया था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको वापस डाउट आएंगे या कोई भी डाउट आएगा। थर्ड, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को आर्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ, यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। इट यूजेस द थ्योरी ऑफ द फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी, ठीक है। इसको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत, देखो मैं यहाँ से आपको बता दूं, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड तो आपको याद रहेगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इतना पूछा नहीं जाता, बट आप ये सेकेंड और फिफ्थ तो याद रखना। प्रेगमेटिक इन नेचर, प्रेगमेटिक मतलब प्रैक्टिकल इन नेचर। मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको पढ़ाया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic in its approach as it tackles practical problems which the firm face in the real world, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स मैंने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आपके आईसीआई मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है वहाँ से भी समझा दिए, और आपको एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर भी ये चीज़ें समझा दी हैं। तो यहाँ पे आज हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। इसी के आगे कुछ पॉइंट्स और हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के, वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। मिलते हैं कल, ओके। थैंक यू सो मच।